कुछ चीजें अगर मैं जो आपको कहना चाहता हूं अगर आपको पसंद आए तो उनको सुनिए और उसके बाद आप उसमें फीडबैक दें। अभी आज का जो विषय है मुख्य रूप से मुझे कहा गया है कि मनोविज्ञान के विषय में मैं थोड़ा सा परिचय दूं कि कॉलेज के बच्चों के लिए मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, और दूसरा ये कि ये अपना समय जो इतना कीमती यहाँ खराब कर रहे हैं या बना रहे हैं, अच्छा बिता रहे हैं, उसका ठीक से बेहतर प्रबंधन कर कैसे सकते हैं और अभी जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। तो समय प्रबंधन से पहले मनोविज्ञान के बारे में जान लें। मनोविज्ञान क्या है? यहां जितने विषय आप पढ़ रहे हैं उन विषयों के बारे में आप जानकर पाएंगे क्या? क्योंकि उन सारे विषयों का उपयोग कौन करेगा? हमारा मन करेगा। मन करेगा या नहीं? बिना मन के आप कुछ कर सकते हो? हमारा मन, हमारा मस्तिष्क अगर नहीं हो तो क्या आप किसी ऐसे विषय का उपयोग कर सकते हैं जो यहां पढ़ रहे हैं? कर लेंगे? नहीं। लेकिन मन के बारे में हमारी समझ क्या है? जब हमें यह नहीं पता है कि हमारे मन की क्षमताएं क्या है। एक मन की बनावट तो ऐसी है कि वो आइंस्टीन बन सकता है, एक मन की बनावट ऐसी है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, एक मन की बनावट ऐसी है कि वो सड़क पर मजदूरी करने के लिए भी तरस जाता है कि कोई काम मिल जाए। तो आखिर ये मन ऐसा क्या है जिसकी वजह से कुछ लोग तो कहीं पहुंच जाते हैं और कुछ लोग कहीं पहुंच जाते हैं? इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या इसकी बनावट या इसकी कार्य प्रणाली को समझे बगैर हम कुछ कर पाएंगे? लेकिन हर आदमी अपने आप को यहां पर मनोवैज्ञानिक समझता है कि मुझसे बड़ा कौन, और आप अपनी जिंदगी जिए जा रहे हो और कहीं पर कॉलेज में एजुकेशन नहीं है, स्कूल में एजुकेशन नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि मनोविज्ञान 10वीं 12वीं क्लास में कंपल्सरी विषय के रूप में होना चाहिए। कम से कम जाने तो सही कि हमारे मन की बनावट क्या है, क्योंकि इसी की मदद से तो हम उपयोग करेंगे बाकी सारे विषयों का। और आप इसी क्लास को छोड़कर चले जाते हो जब भी कोई ऐसा लेक्चर होता है तो। और मैं ये कहता हूं ये कमरा या आपका यूथ डेवलपमेंट सेंटर जो है वो आपकी कॉलेज एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां जो स्पीकर आता है उसका आकर गला पकड़ने का अधिकार रखते हैं आप उसको पूछ सकते हैं कि यहां क्यों बैठाया है हमें, मैं करूंगा क्या, किस लिए यहां बैठा रखा है, मेरा इतना टाइम कॉलेज में तुमने खराब कर दिया और यहां अब तुम खराब कर रहे हो, मैं घर जाकर पढ़ना चाहता हूं। क्या कर लोगे पढ़ के? आपकी पढ़ाई कितनी है थोड़ी सी मैं बता देता हूं। ग्रेजुएशन में आपकी पढ़ाई केवल 3 घंटे की पूरे साल में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप क्या पढ़ते हो? परीक्षा में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, इसके अलावा आप कुछ जानते ही नहीं। जितने प्रतिशत नंबर आपके आते हैं उतना प्रतिशत कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए या नहीं, जिस विषय को आपने पढ़ा है। लेकिन 20 नंबर तो गुरुजी के हाथ में है, 40 नंबर पेपर चीटिंग हो जाएगी। 5 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा याद करते हैं, और वो भी कितने समय तक? परीक्षा हॉल से बाहर निकलने तक। उसके बाद यार एक पेपर तो सेलेक्ट किया है, मौज होगी क्या? इससे ज्यादा आप क्या जानते हैं? अगर आपसे ये पूछे कोई कि आप 2020 में कहां होंगे तो आप बता सकते हैं? चलिए एक छोटा सा प्रयोग कर देखते हैं। मनोविज्ञान के विषय में मैंने आपको ये बताया है कि मनोविज्ञान आपके लिए जानना इसलिए आवश्यक है कि आप इसको पढ़कर ये जान सकते हैं कि आप बाकी विषयों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। और मनोविज्ञान किसी 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बताया जा सकता, जो आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं केवल उसका परिचय दे रहा हूं। एक छोटा सा प्रयोग हम आपके साथ करते हैं। मैं आपको एक पेपर दे रहा हूं। इस पेपर में 2 साइड में आपको 2 बार 2 कंटेंट लिखने हैं। तो ये एक पेपर आप सबके पास आ रहा है बंडल के रूप में। आप अपनी कॉपी एक सीट अपने हाथ में रख लें, बाकी बंडल पीछे पास कर दें। रखिए, अपना एक कागज अपने पास रख लीजिए और बाकी बंडल को पीछे पास कर दीजिए। सारी क्लास में ये चला जाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा प्रयोग है। या तो 10 मिनट हम बर्बाद कर सकते थे कि भाई ये बांट दो सबको, 4 आदमी खड़े होते, 2 आदमी खड़े होते, अपन बातचीत करते रहेंगे, ये बंडल आगे सरकता रहेगा। ठीक है? आप कल्पना करिए, एक प्रयोग में जो आपसे करवाऊंगा और इस सीट में आपको जो ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद करना है, आप ऐसे कल्पना करिए कि ये आज की तारीख जो है वो सन 2020 है और 1 जनवरी सुबह आप सोकर उठे हैं सन 2020
मतलब आज से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद। चलिए 7 वर्ष बाद आप सोकर उठे हैं, तो आपको इस कागज में ये लिखना है कि आप जब सोकर उठ रहे हैं तो आप कहां से उठ रहे हैं, वो स्थान क्या है, स्टेशन क्या है, घर की बनावट कैसी है, और आप उस घटना के बाद उस छोटे से पेपर में इतनी बात बताएंगे कि सन 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन 7 वर्षों में क्या हासिल कर चुके, आप उस समय क्या कर रहे हैं, आपका कैरियर क्या है, आप हाउसवाइफ हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या जो कुछ भी है। भूतकाल में तो आप बातें लिख ही सकते हैं। अगर आज आपसे ये पूछूं कि कल से लेकर अब तक आपने क्या किया, तो 10 लाइन में लिख दोगे या नहीं? लिख सकते हैं। तो वैसे ही आप सन 2020 में अपने आप को इमेजिन करें और ये लिखें कि आपने पिछले 8 वर्षों में क्या किया और क्या पा लिया आपने, आपके महत्वपूर्ण अचीवमेंट क्या है, और महत्वपूर्ण कोई ट्रेजडी हो तो वो क्या है, वो उस सीट में आप लिखेंगे। लेकिन उस सीट को लिखने से पहले मैं आपको काफी कुछ और बता दूंगा, उसके बाद वो सीट लिखना थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रयोग ये करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जुबान नहीं है, मान लीजिए चुप है, और इशारे से किसी आदमी को आपको अपने भूतकाल के बारे में कहना होगा, तो आपका हाथ किधर जाएगा? आप हाथ के इशारे से मुझे बताइए। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपका बचपन किधर है या आपकी पिछली साल कहां है, तो आप अपना हाथ पीछे करेंगे या सामने, बाएं करेंगे या दाएं करेंगे, किस तरफ करेंगे? जो पीछे करेंगे हाथ को, वो हाथ ऊपर करना, ठीक है? नहीं, आप ये मत लो कि ये सही है या गलत है, हाथ करके बता दीजिए कि ये मेरा भूतकाल है। आप एक बार हाथ उठाइए, ये आपके इशारे से प्रैक्टिकल है, करिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं 1 मिनट कम से कम हाथ उस पोजीशन में रखिए जहां आप बताना चाहते हो आपका भूतकाल कहां है। भूतकाल कहां है? मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से। और आवाज से लगता है कि आप सबने ये कहा है पीछे। आपका भविष्य काल कहां है? आगे, ठीक है? कोई ऐसा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं इतनी भीड़ में, कोई ऐसा है जो ये कहता है कि भूतकाल बाएं है और भविष्यकाल दाएं है? एक बार कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा कर दे। मुझे ऐसे लड़के या लड़की की तलाश है जो ये कहता हो कि मेरा भूतकाल बाएं है और भविष्यकाल दाएं है। कोई नहीं है? कोई? इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जहां है वहीं रहना चाहते हैं, और परिस्थितियां आपको कहीं पहुंचा दे तो पहुंचा दे, आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क की बनावट जो है वो इस प्रकार की है, सदियों से हमारी आदत पड़ गई है कि हमारा भूतकाल पीछे है और भविष्यकाल आगे है। आप यूरोप और अमेरिका चले जाइए, वहां की क्लासरूम में अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि आपका भूतकाल कहां है और क्या नाम भविष्यकाल कहां है, तो उनका हाथ कैसे चलेगा पता है आपको? उनका भूतकाल बाएं साइड होगा और उनका भविष्यकाल दाएं साइड होगा। केवल अपनी सोचने की इस प्रणाली की वजह से वो लोग कहां पहुंच गए वो हमारे लिए अभी तक सपना ही है। जिंदगी वो लोग कैसे जी रहे हैं वो हम टेलीविजन के जरिए जानते हैं कि उन लोगों की औकात क्या है और हम कहां हैं। उन चीजों को देखकर सपने जागते हैं या नहीं कि यार हम भी कहीं ऐसा बन जाते तो ठीक रहता है? गणाई जागे। जागता है तो कम से कम ये सोचें कि वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क की बनावट का अध्ययन करते हैं और उसका उपयोग करना जानते हैं, और हम लोग नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका महत्व बता देता हूं कि आप अपने समय को अगर भूतकाल में देखते हैं पीछे और भविष्य में देखते हैं सामने, और वो अगर देख रहे हैं बाएं और ये देख रहे हैं दाएं, तो इसका परिणाम क्या होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज ये तय करती है कि हमारी जिंदगी कहां जा रही है। आप सोचिए, अगर 100 आदमी आगे पीछे खड़े हो जाएं एकदम एक कतार बनाकर, और आप बीच में खड़े हैं, तो आपके सामने जो खड़ा है उसके पीछे सारे आदमी छुप गए या नहीं? छुप गए।
और आपके पीछे तो एक भी आदमी आप नहीं देख पाएंगे कि आंख ही नहीं है, पीछे तो गर्दन में आंख नहीं है ना। तो आप अगर इस तरह से अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारा भविष्य भी अंधकारमय है, क्योंकि जो सामने है उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये घटनाक्रम हो रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। आपके पास कोई लिखित प्लान नहीं है। क्यों? भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। और भूतकाल वो तो वैसे ही नहीं दिख रहा, जो बीत गया सो बीत रहा है। बैठकर कभी याद करते हो क्या कल किया था क्या, और अब 2 घंटे पहले क्या किया था, या 1 साल पहले क्या किया था, कुछ याद करते हो क्या कभी? ये यादें नहीं रहती ज्यादातर। लेकिन जो लोग बाएं और दाएं का प्लान बनाते हैं ना कि सन 2010 में मैं यहां था और 2024 में मुझे वहां होना है, तो उसको आप इस तरह से सोचिए जैसे एक दूसरे के हाथ पकड़कर अगर लाइन बनाकर कतार बनाकर खड़ा होते हैं, तो फिर इधर का सारा नजारा दिखाई देगा या नहीं देगा? ये हमारा भूतकाल, और इधर का सारा नजारा दिखाई देगा, ये हमारा भविष्यकाल। जब इधर वाली चीजें हमें दिखाई दे रही है तो उसके परिणाम इधर अपने आप बदलने शुरू हो जाते हैं। दोनों चीजें हमें एक साथ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर सामने है तो भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इधर करेंगे तो भविष्य दिखाई देने लग जाएगा। अब इसका और ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर मैं आपको बताता हूं। हमारी जिंदगी में हमारे पास कुल 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। हिसाब लगाए हैं? 24 घंटे गुणा 24 मिनट गुणा 24 60 सेकंड, ठीक है। 24 गुणा 60 गुणा 60 कुल सेकंड कितने हैं? 86,400। इसके अलावा हमारे पास और क्या है जिंदगी में? एक बिल गेट्स हमारे सामने खड़ा है, जिसकी समृद्धि का स्तर तो ये है कि वो अगर अपनी सारी संपत्ति को नगद कर ले तो 2 किलोमीटर ऊंचे बेडरूम पर सोएगा, उसके पास इतना धन है। और एक शहर का मजदूर, उसकी हालत ये है कि वो खड्डे में चला जाएगा, उसको कर्जे चुकाने, उसके हाथ में कुछ नकद ही नहीं है। क्या उसको 86,400 सेकंड से ज्यादा मिला है परमात्मा की तरफ से? नहीं। क्या उस मजदूर को ज्यादा मिला है? क्या कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को 1 सेकंड उधार दे सकता है? नहीं दे सकता। कोई छीन सकता है? नहीं। ये गणित आपको नहीं पता है, इसलिए अभी हम पिछड़े हुए हैं। ये समय एक दूसरे को दिया लिया भी जा सकता है। जब तक ये गणित नहीं समझ में आएगा तब तक आशाराम बापू हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। परमात्मा ने जितनी सांसें गिन कर दी है, उन सांसों को कोई छीन नहीं सकता और कोई अपनी तरफ से दे नहीं सकता है। समझ में आ रही है मेरी बातें? कुछ काम की है या नहीं? अगर बोर हो रहे हो तो मैं उस हिसाब से अपना टाइम सिमेटो। मुझे 1 घंटे के लिए कहा गया है, तो आप थोड़ा इशारा कर देना कि बॉस बहुत हो गया, ये बोर हो गया। देखिए, ये समय दिया और लिया जा सकता है और इसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। समृद्धि का फार्मूला अगर आपको समय के संदर्भ में पूछा जाए तो समृद्धि क्या है? समय गुणा हर समय की कीमत, समय गुणा प्रति सेकंड कीमत। एक आदमी प्रति सेकंड हजारों रुपए कमा रहा है और एक आदमी प्रति सेकंड 1 पैसा भी मुश्किल से कमा पा रहा है। यहां का मजदूर 200-250 रुपए कमा पा रहा है, कोई डॉक्टर जो है वो 2-5 हजार रुपए कमाने लग जाता है, तो कोई आदमी जो है वो करोड़ों रुपए हर सेकंड कमा रहा है। तो ये कारण क्या है, क्या होता है? अब गणित का नियम हमें क्या कहता है? समृद्धि अगर बोर्ड का उपयोग अगर थोड़ा सा बोर्ड ले एक बार एक चेयर थोड़ा सा इधर कर लीजिए। रामधन चौक लेके है मेरे पास है क्या? अच्छा, इसमें एक कपड़ा है, डस्टर।
देखिए, कॉलेज अगर हम आए हैं तो सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है कि किसी तरह से हम पैसा कमाने लायक हो जाएं, कोई नौकरी मिल जाए। इसके अलावा और कोई सोच है क्या? कॉलेज एजुकेशन में आजकल यही बचा है। तो हम ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी का एक जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो समृद्धि है। पाना चाहते हैं या नहीं? चलिए, एक शब्द में अगर मैं कुछ एक थोड़ा सा और आप लोगों से पूछ लेता हूं, एक शब्द में बताइए कि आप अपनी जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं? आप बताइए सर। हाँ बताइए, एक शब्द में बताइए, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? एक ही शब्द में बताना है। आप बताइए, क्या पाना चाहते हैं? नौकरी। आप बताइए, क्या पाना चाहते हैं एक शब्द में? आप? अच्छा व्यक्तित्व है। अच्छा व्यक्तित्व। आप है? सुख समृद्धि। चलिए, आप बताइए लास्ट वन है। संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। चलिए, सफलता किसने कहा? आपने। बहुत बढ़िया। सफलता एक ऐसा शब्द है जिसमें जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा में नंबर ज्यादा लाने में सफल होना चाहता है, गरीब आदमी अमीरी पाने में सफल होना चाहता है, रोगी आदमी स्वस्थ होने में सफल होना चाहता है, लुटेरा आदमी लूट करने में सफल होना चाहता है और साहूकार धन बचाने में सफल होना चाहता है। अगर एक शब्द में आपसे कोई पूछे तो आदमी अपने जीवन में सफलता चाहता है। सफलता के बाकी सारे मायने हम भूल जाते हैं। हम ये मानते हैं कि आदमी अपने जीवन में समृद्धि चाहता है। और समृद्धि को जैसा मैंने अभी गणित के रूप में बताया, समय गुणा कीमत, यही फार्मूला बताया है ना अभी? है? समय कितना है आपके पास? 86,400 सेकेंड। गणित क्या कहता है? अगर इस वैल्यू पे हमें बढ़ाना है तो या तो ये संख्या बढ़े और या फिर ये संख्या बढ़े। क्यों? या तो प्रति सेकंड हम अपनी कीमत बढ़ाएं और या फिर ये समय बढ़ाएं हम। प्रति सेकंड कीमत बढ़ाने का क्या तरीका है? एक मजदूर के हर सेकंड की कीमत ज्यादा है या एक डॉक्टर के हर सेकंड की कीमत ज्यादा है? डॉक्टर के कीमत ज्यादा है हर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? एजुकेशन हमारे समय की कीमत बढ़ाता है। बढ़ाता है या नहीं? आप यहां कॉलेज में क्यों आते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों एडमिशन दिलवाया था मम्मी पापा ने? आपके समय की कीमत बढ़ जाए ताकि आपको समृद्धि प्राप्त हो। लेकिन समय की कीमत बढ़ाने का जरिया जो आपको मिला हुआ उसमें करते क्या हुआ? है? एजुकेशन तो इस समृद्धि बढ़ाएगी आपकी, लेकिन हर सेकंड की कीमत बढ़ाने के लिए आप क्या एजुकेशन पा रहे हो? वही 5 प्रश्न और फिर वही झटका मारकर किताब को फेंकना कि लो। तो डिग्री जो है, देखिए स्कूलिंग और एजुकेशन में अंतर है। आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये एजुकेशन है क्या? अगर सर्टिफिकेट कोई मैं एमबीबीएस डॉक्टर का लिया हूं और मैं ये घोषणा करूं कि भैया मैं तो डोनेशन देकर लेकर आया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप मुझसे सर्जरी करवा लोगे क्या? है? तो ये तो मेरी स्कूलिंग है कि कहीं से मैंने सर्टिफिकेट कबाड़ लिया और वो सर्टिफिकेट आप कबाड़ ही रहे हो, परीक्षा में पास ही तो हो रहे हो। और दूसरा है एजुकेशन, है? एजुकेशन की हमारी कोई तैयारी नहीं है। कितना समय लगाते हो पढ़ने में? आपने अपने कोर्स की किताब के अलावा कुछ और पढ़ा है क्या कभी? अपनी लास्ट रीडिंग बता सकते हो? कल क्या पढ़ा आपने? इस समय आपके हाथ में कौन सी किताब है जिसको आप घर पर पढ़ रहे हो? है? तो चलिए, समय की कीमत बढ़ाने का फार्मूला तो समझ में आ गया कि पढ़ाई से हमारे समय की कीमत बढ़ती है। लेकिन ये बात क्या अटक गई? 86,400 सेकेंड जो है वो कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? इसका कोई तरीका समझा सकता है?
1 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, या मैं आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा देना चाहता हूं, उसका कोई तरीका है? नहीं। चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। 86,400 सेकंड आपके पास है, आपके बीतते कैसे हैं देखिए। लड़कों के लिए तो 50 ओवर का एक क्रिकेट गेम कितने घंटे का होता है? 6 घंटे का, 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे कितने सेकंड हुए बताइए जरा, पेन कागज आपके हाथ में है। कितने सेकंड हुए? चलिए गणित मेरे भी कमजोर है, लिख ही देता हूं। 3 घंटे 30 मिनट। आपने 3 घंटे 30 मिनट अपनी जिंदगी के 86,400 सेकंड में से 3 घंटे 30 सेकंड किसको, 3 घंटे 30 मिनट किसको दिए हैं? आजकल किसको दे रहे हो? सचिन तेंदुलकर को क्या? वो नहीं हो, किसको? विराट कोहली। तो 3 घंटे 30 मिनट तो आपकी जिंदगी के 86,400 सेकंड में से मैं नाम नहीं सुन सका आपसे और मुझे पता भी नहीं है, वो क्रिकेटर महोदय ले गए। और लड़कियों में कौन सा चल रहा है? बालिका वधू है क्या आजकल? है? कौन सा चल रहा है? और क्रिकेट से मुक्ति पाली तो फिर वो सीआईडी आता है क्या? सीआईडी। तो अपना टाइम टेबल लगाकर देखिए, 50 घंटे जो 86,400 सेकंड है उसमें से 3 घंटे 30 मिनट तो ये क्रिकेटर खा गया। और फिर गेम खत्म होने के बाद दोस्त बाहर निकलेंगे आपस में, क्यों है वो चौको लगाए देखियो है? कितना समय गया आपका? मैं ये देख रहा हूं, आप लोग अपना पूरा टाइम टेबल बारीकी से विचार करिए कि हम तो जैसे दूसरे के लिए बलिदान होने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी इस सारी जिंदगी का ये जो समय है वो क्रिकेट के अलावा दोस्तों के पास साइकिल पे थोड़ा सा इन्हीं चीजों की गप्पें, थोड़ा सा वो वीडियो क्लिपें, थोड़े से वो SMS, वहां जिंदगी जो है वो हमारी यहां जा रही है। अब देखिए आपकी जिंदगी से ये जो समय जा रहा है वो इन लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे लाता है? केबीसी वाला अमिताभ बच्चन या क्रिकेटर अमीर कैसे है? इस शहर में अगर मान लीजिए 10,000 टेलीविजन है और 10,000 टेलीविजन में 3 घंटे 30 सेकंड 30 मिनट का अगर गुणा करें, कितने सेकंड एक टेलीविजन चैनल पर एक क्रिकेटर के पास जा रहे हैं? इस शहर से लाखों सेकंड जा रहे हैं या नहीं? और अगर चूरू शहर की कल्पना करें तो करोड़ों सेकंड जा रहे हैं, और अगर देश की कल्पना करें तो अरबों सेकंड जा रहे हैं। कौन दे रहा है? आप और हम दे रहे हैं। आप अगर ये क्रिकेट का मैच नहीं देखे हैं तो क्या सचिन तेंदुलकर अमीर हो पाएगा? आप खेल कर देखो जरा, इस मैदान में अमीर हो जाते हो क्या? वो आपका समय चुरा रहे हैं या नहीं? क्या कभी वो टेलीविजन से हाथ बाहर निकाल कर देता है जान करके, ये ले यार तेरी वजह से कमा रहा हूं, तेरी कमाई का हिस्सा है? या उसको देखते देखते आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, एक दिन बन सकते हो क्या? तो कहां समय बर्बाद कर रहे हो? और अगर सचिन तेंदुलकर इसी तरह से मुंह फाड़कर सुनील गावस्कर को देखता रहता तो वो क्रिकेटर बन जाता क्या? तो क्या समय बर्बाद कर रहे हो? आपकी वजह से वो लोग अमीर हो रहे हैं जिन लोगों के बारे में आप बात करते हो। कहीं कसम मत खा लेना कि काल से क्रिकेट बंद। कुछ नहीं होगा आपके बंद करने से, उसकी उम्मीद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसका दिवालिया नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हो। आप अपनी जिंदगी में अगर 86,400 सेकंड से 1 सेकंड भी किसी का अगर अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये वैल्यू अगर बढ़ना शुरू हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी तब भी समृद्धि बढ़ेगी, और इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी तब भी समृद्धि बढ़ेगी। अब आपके बारे में लोग बात कब करेंगे? जब आपकी जिंदगी कीमती होगी।
सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग क्यों बात कर रहे हो? उसकी जिंदगी कीमती है। क्यों? सोनिया गांधी को रोज गालियां क्यों निकालते हैं? क्योंकि जिंदगी उसकी कीमती है, हमें जलन होती है, हैं? तो चाहे गाली निकालें या उसकी प्रशंसा करें, देखिए वो लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचना हमारा सपना है। जब हम पहुंच जाते हैं हमें लगता है कि हम सही हैं, और यहां बैठे हैं इसलिए हमें लगता है कि कुछ लोग गलत हैं और कुछ सही है। लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा कीमती हैं और उनके पास समय भी है जो आप लोगों से वो चुरा रहे हैं या आप उनको डोनेट कर रहे हो। क्रिकेट के मामले में तो मुझे कई बार इतनी खींच आती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे देश के लोग जो युवा वर्ग है वो ब्लड डोनेशन के लिए जैसे कैंप में खड़े होते हैं ना, उसका हाल है भैया सचिन हमारा खून तो तेरे लिए ही है, पिए जा, है क्यों? तो चलिए काफी लंबा इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया। सवाल है इस समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप अपने समय को ठीक से सोच समझ कर खर्च करें। क्रिकेटर के पास या न्यूज चैनल्स के पास आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। और ये खाली क्रिकेट की बात नहीं है, टेलीविजन का आप पिछले 20 दिनों से एक एपिसोड देख रहे होंगे दिल्ली के एक बलात्कार केस पर, किस तरह से 24 घंटे वो लोग रोना रो रहे हैं। और वास्तव में ये एक प्रकार की अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक है, आपका ध्यान बदलने की कोशिश। उससे पहले जिस दिन ये घटना हुई थी उससे पहले दिन पार्लियामेंट में क्या हुआ था और कॉरपोरेट सेक्टर में क्या डिसीजन लिए गए थे, वो इतने खतरनाक थे आप लोगों के लिए कि उन विषयों पर आपका ध्यान भटकाने के लिए और इस एक एपिसोड को 20 दिन से लटका रखा है टेलीविजन वालों ने। आपका ध्यान ही नहीं जाने देना चाहते वो लोग उस मुद्दों की तरफ जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। वो लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक से सोचने की क्षमता हमारी समाप्त हो रही है टेलीविजन की वजह से। हमें पता ही नहीं है कि सही है क्या, गलत है क्या। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आशाराम बापू के बारे में अभी 2 दिन पहले टेलीविजन पर जो एपिसोड हुआ था, उसको तो गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन ठीक उस गाली के बाद में एक विज्ञापन आता है लैक्टोकेलामाइन का। वो क्रीम लगाने से तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वो जाकर कह रही है शुक्रिया भाई साहब ड्राइवर को। राखी बांधने से उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा और ड्राइवर नहीं मानेगा। ये क्या कहानी चल रही है भैया? वो पैसा दे रहा है इसलिए तुम उसको गाली नहीं निकाल रहा, वरना वो भी उसी कटघरे में खड़ा और वो आशाराम भी। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना मुझे लैक्टोकेलामाइन की क्रीम से मतलब है न आशाराम से, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पूरे देश का युवा किस तरह से आंखें फाड़ कर देख रहा है कि जैसे हम विद्वता हासिल कर रहे हैं, विद्वान हो रहे हो। तो सोच समझकर समय को खर्च करें ताकि आप अपना जीवन अपने हाथ में लें, वरना अभी तक आपकी जिंदगी जो है वो मीडिया के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। और कॉलेजों में हमें जो कुछ मिल रहा है उसमें हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे हम अपनी जिंदगी को किसी सही दिशा में ले जा सके। उसमें थोड़ी सी बदलाव करने की कोशिश जो की गई है वो यूथ डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से की गई है। गवर्नमेंट की अपनी योजना है और ये निरंतर प्रयास कर रही है कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाया जा सके, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपको दी जा सके जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट ऐसे विषयों के बारे में आपको कुछ बताया जा सके। अब